का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि प्रीवियस पेपर का नेक्स्ट पार्ट होगा। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस पेपर करके यानी कि प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से चेक करके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, एक एकल चरण मोटर में शुरुआती और चलित वाइंडिंग के बीच चरण का अंतर क्या है। यानी कि सिंगल फेज में कहा रहा है, किस में कहा रहा है, सिंगल फेज में कहा रहा है। जब सिंगल फेज कहा रहा है तो यानी कि थ्री फेज में भी जान भी लेते हैं कि कितना होता है। तो देखिए, अगर सिंगल फेज की बात कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जबकि यानी कि थ्री फेज का अगर बात करता हो तो 120 डिग्री का यानी कि अंतर होता है। ठीक है, ए में कह रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होता नहीं है। बी में दिया है 90 डिग्री एकल फेज का, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि तीन चरण प्रेरण मोटर के रोटेशन की दिशा को उलटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि रोटेशन को दिशा को अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे वो हमको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि किसी भी दो फेजों में से एक दूसरे को बदलकर, ठीक है भाई, इसको भी चेंज करेंगे तो उसका जो है यानी कि घूमने का दिशा बदल जाएगा। बी में कह रहा है अर्थ के तार को न्यूट्रल तार में बदलकर, ऐसा नहीं होगा। सी में दिया स्टार्टर भी बदलेंगे तो मुख्य स्विच बदले, तो मुख्य स्विच भी बदलेंगे तो यानी कि उसका रोटेशन का दिशा चेंज नहीं होगा। अगर स्विच की जगह पे यानी कि पोल रहता है, ठीक है, तो पोल रहता तो ऑप्शन नंबर ये टिक करते, लेकिन ये तो है नहीं। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ई इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पावर सब सर्किट में प्रत्येक सर्किट में अधिकतम कितना आउटलेट की अनुमति है। किसका कह रहा है, यानी कि पावर का कह रहा है। ठीक है ना, पावर सर्किट का कह रहा है। और एक होता है यानी कि लाइट और एंड फैन का। ठीक है, लाइट एंड फैन का, इसमें तो कुल यानी कि 10 पॉइंट होता है और पावर में यानी कि ओनली फोर यानी कि 2 पॉइंट होता है। तो ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। ए में कह रहा है तो चार तो नहीं होता है पावर का, नहीं 3 होता है। ये जो होता है ओनली फोर 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ध्रुव कोर को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए और मशीनों के आंतरिक भागों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान डीसी जनरेटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सुरक्षा जो प्रदान करता है, यांत्रिक सुरक्षा जो प्रदान करता है, मेन रूप से ये आपको योग करेगा। क्या करता है दोस्तों, यानी कि योग करता है। ठीक है, जिसको यानी कि बॉडी कहा जाता है। ठीक है, जो बाहरी यानी कि आंतरिक पार्ट को सभी को ढक के रखता है। कौन ढक के रखता है, तो यानी कि योग ढक के रखता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, योग। ए में करा ध्रुव कोर, तो ध्रुव कोर तो आंतरिक भाग होता है। बी में ये दिया है योग। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है, यानी कि प्राइमरी बैटरी से संबंधित है, वो हमको बताना है। यानी कि प्राइमरी सेल। ठीक है, कौन सा, यानी कि प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी यानी कि सेल के बारे में हमको बताना है कौन सा संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेल जो है यानी कि एल्कालाइन सेल है। क्या है, यानी कि एल्कालाइन सेल है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में कहा है लेड एसिड सेल, ये तो सेकेंडरी सेल है तो ये तो होगा नहीं। बी में दिया एल्कालाइन सेल, ये प्राइमरी सेल है। लिथियम आयन सेल भी सेकेंडरी सेल है और निकेल मेटल हाइड्राइड भी ये सेकेंडरी सेल है। ओनली फॉर ए जो दिया, सॉरी बी में जो दिया हुआ है ये जो है यानी कि प्राइमरी सेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ हिस्टेसिस मोटर के नुकसान, यानी कि हिस्टेसिस मोटर के नुकसान को पहचानना है। ए में कह रहा है यानी कि कम छाता, कम शक्ति कारक, कम टोक और बहुत छोटा आकार। ठीक है भाई, ये तो होता है। बी में दिया है कम क्षमता, कम गति, उच्च टॉर्क और बड़े आकार। ये तो नहीं होगा, बड़े आकार नहीं होगा। तो राइट आंसर जब ये मिल ही गया है तो अदर ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदर ऑप्शन पढ़ने का जरूरत उस टाइम होता है जब इनमें से कोई नहीं दिया रहता है तो। ठीक है, राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चल लौह प्रकार के उपकरणों के लिए किस आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कि लौह प्रकार के लिए कहा रहा है। ठीक है, यानी कि चल लौह के लिए कहा रहा है। और चल लौह के लिए जो यानी कि प्रदान किया जाता है दोस्तों, ये जो है यानी कि वर्क करता है एसी पे भी करता है और यानी कि डीसी पे भी, यानी कि दोनों पे ये वर्क करता है। ए में कह रहा है केवल एसी पे नहीं दोस्तों, एसी और डीसी दोनों पे करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे, एसी और डीसी दोनों पे। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 3 फेज स्टार या डेल्टा कनेक्शन में शक्ति है। किस में कह रहा है, यानी कि स्टार में कह रहा है। ठीक है, स्टार में। तो देखिए दोस्तों, स्टार में जो होता है, ठीक है, स्टार में बताना है
क्या होता है स्टार में, तो देखिए स्टार में जो होता है मेन रूप से ये होता है यानी कि 3 इंटू फेज वोल्टेज फेज करंट कॉस फाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ठीक है। √3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू कॉस फाई जो दिया हुआ है, सॉरी फेज वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ठीक है, आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में अगर नहीं है तो अगर ये रहता √3, ठीक है, √3 VL और IL cos फाई रहता तो इसको टिक करते, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए यानी कि 3 VPS IPS और cos फाई होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सा नियम बताता है कि किसी भी बिंदु बंद सर्किट में धारा I वोल्टेज V के सीधे अनुपातिक है और यह प्रतिरोध R के विपरीत अनुपातिक है जब तापमान स्थिर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नियम यानी कि ये नियम जो दिया है वो ओम्स ने दिया है। किसने? ओम्स लॉ, ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ के द्वारा ये नियम दिया गया है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ओम्स लॉ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। किरचॉफ ने ये नहीं दिया है, नहीं फ्लेमिंग लॉ ने दिया, नहीं एम्पियर लॉ ने दिया है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन परमाणु संयंत्र में रेडियो धर्मी विखंडन के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है? किसमें कह रहा है दोस्तों? यानी कि परमाणु में। देखिए दोस्तों यार, परमाणु में जो यानी कि ये बनाता है, ठीक है, परमाणु में जो बनाता है दोस्तों यानी कि रिएक्टर बनाता है। क्या बनाता है? रिएक्टर। ऑप्शन किस में दिया है? रिएक्टर। ए में कह रहा है यानी कि बेकार चैम्बर, तो बेकार चैम्बर से कोई मतलब नहीं, कंडेंसर से कोई मतलब नहीं है। ये रिएक्टर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई इकाई होता है यानी कि वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। अगर फ्लक्स घनत्व रहता है, ठीक है, अगर घनत्व रहता है तो क्या हो जाता है? यानी कि टेस्ला हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, किसका क्या होता है? टेस्ला हो जाता है। राइट आंसर जो दिया है वेबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि वेबर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया है एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा ले जाने वाले कंडक्टर पर बल दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बल दिशा का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि बल दिशा का जो यानी कि बल दिशा को जो ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है लेंज का नियम। लेंज का नियम से नहीं करते, नहीं फैराडे का दूसरा नियम से, नहीं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से। ये करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ELCB और रिले द्वारा अर्थ लीकेज का परीक्षण करते समय टर्मिनल जुड़े होते हैं, ठीक है। ए में कह रहा है उपकरण और अर्थ फेज के तार। क्या कह रहा है? ए में उपकरण और अर्थ फेज के तार से कह रहा है। तो चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया है यानी कि उपकरण के फेज तार और न्यूट्रल तार से, तो ये तो नहीं जुड़ा होता है। बी में कह रहा उपकरण के धातु और शरीर के न्यूट्रल तार से, इससे भी नहीं। डी में कह रहा उपकरण के धातु, शरीर और अर्थ तार से। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर में कौन सा नुकसान है? यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का नुकसान हमको बताना है, क्या क्या होता है, ठीक है। ए में कह रहा है यानी कि डायोड की संख्या अधिक है जो कि आधे तरंग रेक्टिफायर से अधिक है, ठीक है भाई, ये तो सही है क्योंकि 4 डायोड इसमें होता है ब्रिज ट्रे में, और एक बार में यानी कि 2 डायोड वर्क करता है, ठीक है। बी में कह रहा है तरंग वोल्टेज कम है। तरंग वोल्टेज कम नहीं होता, ये तो गुण है भाई, और गुण नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर उपयोग अधिक होता है, ये सब कुछ नहीं। जब ऑप्शन ए मिल गया है तो अदर ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट का पदार्थ है, यानी कि किसका कह रहा है? यानी कि कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट की अगर पदार्थ की अगर बात किया जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कम्यूटेटर सेगमेंट का जो पदार्थ है मेनली रूप से ये है यानी कि कॉपर। क्या है? कॉपर है। ऑप्शन किस में दिया है? कॉपर। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पित्तल। पित्तल नहीं है, नहीं एल्युमिनियम है, और नहीं सी में दिया स्टील। स्टील भी नहीं। ये जो होता है यानी कि कॉपर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
चलिए भैया आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है एक पूर्ण लोड ट्रांसफार्मर का 800 वाट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है या इस बार DRDO में भी पूछा था, ठीक है, और TS2 में बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 800 वाट है तो इसका ताम्र हानि की बात किया जाए तो डायरेक्ट यानी कि 200 वाट मार देना है आंसर में, ठीक है, याद करके रखना है। कोई क्वेश्चन ऐसे यानी कि तैयार कीजिए जो पट से यानी कि मार देंगे एग्जाम में अगर पूछे तो। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका C सही हो जाएगा। टाइम बर्बाद ही नहीं करना है। अगला प्रश्न आज का दिया है किसी महीने में कुल मांग तथा कुल दिनों की संख्या का अनुपात दर्शाता है जाता है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग पढ़े हैं थ्योरी अच्छा से, ठीक है, सारा वीडियो देखे ये एक्सेप्टेड क्वेश्चंस का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो दर्शाता है मेन रूप से दर्शाता है आपको औसत मान, यानी कि एवरेज डिमांड बताता है। क्या? एवरेज डिमांड बताता है, एवरेज डिमांड बताता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एवरेज डिमांड। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है अधिकतम मांग नहीं होता है, नहीं सामान्य मांग होता है, नहीं न्यूनतम मान होता है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है विद्युतीय और चुंबकत्व के बीच की परस्पर क्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो इस दोनों के परस्पर क्रिया को जो कहा जाता है मेन रूप से ये इसको कहा जाता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिज्म, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है रिलेक्टेंस होता नहीं है, चुंबक होगा नहीं, परमिटिविटी होगा नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है विकल्पों में ये दिया गया कौन सा यानी कि लैंप जो है DC आपूर्ति पर यानी कि काम कर सकता है, यानी कि DC आपूर्ति पे कह रहा है दोस्तों। और DC आपूर्ति की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो DC आपूर्ति पे जो दोस्तों यानी कि वर्क करता है ये फ्लोरोसेंट लैंप करता है। कौन सा? फ्लोरोसेंट लैंप करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप जो दिया है ये मरकरी लैंप तो दोनों पे काम करता है, आर्क लैंप काम करेगा नहीं DC पे, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप जो है दोस्तों यानी कि ओनली फॉर यानी कि DC पे ही वर्क कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है फ्लोरोसेंट लैंप। लाइट आंसर जो होगा ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है BIS के अनुसार DC सप्लाई का पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल वायर का स्टैंडर्ड कलर कोड क्या है? DC वायर का कह रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो होगा DC की अगर बात करें तो यानी कि रेड हो जाएगा, उसके बाद यानी कि ब्लैक आता है और उसके बाद यानी कि ग्रीन आता है, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के हिसाब से आंसर यही होगा। रेड, ब्लैक, ग्रीन ऑप्शन पढ़ेंगे। रेड, जब ये येलो आ गया तो ये गलत हो गया। बी में है रेड, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, जो कि BIS के जो नियम है उसके अनुसार आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान हो सकता है, ठीक है, यानी कि पावर फैक्टर का, किसका? पावर यानी कि फैक्टर का। और देखिए दोस्तों अगर पावर फैक्टर का यानी कि अधिकतम मान की अगर बात किया जाए, ठीक है, पावर फैक्टर का अधिकतम मान की बात किया जाए तो ये जो होता है, ठीक है, ये होता है आपको ऑप्शन पढ़ेंगे ए में क्या कह रहा है दोस्तों यानी कि इकाई, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि इकाई हो जाएगा, क्योंकि एक के आसपास यानी कि इस पावर फैक्टर होता है और अधिकतम की बात किया जाए तो इकाई होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में का इस इकाई से कम तो होता है, लेकिन अधिकतम यानी कि पूछ रहा है, अधिकतम अगर नहीं पूछता तो क्या करते? पावर फैक्टर इकाई से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है DC मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा पैरामीटर बढ़ता है? तो ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? गति बढ़ने पर, ठीक है। अगर गति बढ़ रहा है, देखिए गति अगर बढ़ रहा है तो पैरामीटर की बात किया जाए तो यानी कि EMF, ठीक है, वो भी कौन सा EMF? यानी कि बैक EMF क्या हो जाएगा? यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? बैक EMF। चालक की संख्या, तो चालक की संख्या नहीं बढ़ता है, बैक EMF बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि विद्युत प्रतिष्ठानों में फ्यूज हमेशा डैश से जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों यानी कि फ्यूज जो जुड़ा होता है, ठीक है, ये जुड़ा होता है यानी कि फेज तार से जुड़ा होता है। फ्यूज किससे जुड़ा होता है दोस्तों? ओनली फॉर फेज तार से जुड़ा होता है, ठीक है, फेज वायर से जुड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में का न्यूट्रल केबल से श्रृंखला में नहीं भाई है, अर्थ तार की श्रृंखला में नहीं, फेज केबल के समानांतर में नहीं, फेज केबल के यानी कि श्रृंखला में जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिणामी पिच को दर्शाता है, यानी कि परिणामी पिच को जो दर्शाता है उसके बारे में हमको बताना है। और परिणामी पिच को जो दर्शाएगा, ए में कह प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या, ये तो नहीं दर्शाता है। बी में कह आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में एक कॉइल की शुरुआत और अगले कॉइल की शुरुआत के बीच की दूरी, ठीक है। ये जो है दोस्तों क्या है, ये परिणामी पिच है, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि एक जनरेशन स्टेशन जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादक के लिए उच्च स्तर पर पानी की संदर्भित ऊर्जा का उपयोग करता है, इस प्रकार से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको जाना जाएंगे यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं होगा, नहीं थर्मल स्टीम होगा और नहीं गैर परंपरागत पावर स्टेशन होगा। ये जो होगा दोस्तों यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, लेड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए दोस्तों यानी कि लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।